खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में जहां बात अफ़गानिस्तान से हम शुरू करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है इस पर गुफ्तगू करेंगे। दोहा के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। दिल्ली के अंदर आज सोनिया गांधी क्या कुछ करने जा रही है इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ दिल्ली की सियासत के बाद हम सीधे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से एक के बाद एक बड़ा इंकिशाफ हो रहा है, और उन इंकिशाफों के हवाले से क्या कुछ सियासी पस मंज़र है और किस तरीके से सियासी ऊँट अपनी करवट ले रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं, फटाफट से अपना मोबाइल फ़ोन भी उठाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हालात पहुंच सके। सामीन नाज़रीन, आज के इस नशरियात में मेरा साथ नई दिल्ली स्टूडियो में देंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को अब शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं। सबसे पहले बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट के मुताबिक हम खबरों की तरफ चलेंगे, लेकिन आगाज प्रोग्राम का करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। 12 अगस्त जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहले बात हिंदुस्तान की 1919 में आज ही का दिन था जब भारतीय खिलाई प्रोग्राम के बानी विक्रम साराभाई की पैदाइश हुई थी। यानी आज ही के दिन हिंदुस्तान की, जो आज तक इसरो अपना काम करता आ रहा है, उसकी शुरुआत 12 अगस्त को हुई थी। और इस मौके पर एक और आज ही के दिन बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर होने जा रहा है। 1971 में शाम ने उर्दन के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए थे, आज ही के दिन ख़त्म कर दिए थे। 12 अगस्त का दिन था, साल था 1971। इसके अलावा 1964 में ओलंपिक खेलों में जनूबी अफ्रीका पर पाबंदी आयद कर दी। वो पहला मुल्क बना था जहां पर गैर जानिबदाराना तौर पर खेल खेलने का खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम था, जिसके बाद खिलाड़ियों को सस्पेंड न सिर्फ किया गया था बल्कि मुल्क की दोबारा शमूलियत ओलंपिक्स में नहीं होगी, ये भी 1964 में साफ कर दिया था। उसके बाद काफ़ी देर तक मामला हल नहीं हुए। तकरीबन 30 वर्षों के बाद दोबारा इन खेलों में जनूबी अफ्रीका ने हिस्सा लिया। 1831 में हॉलैंड और बेल्जियम ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों मालिक तकरीबन 26 सालों की कड़वाहट और कशीदगी के बाद बिलाखिर एक साथ आए और अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। 1833 में आज ही का दिन था, अमेरिका में शिकागो शहर का क़याम अमल में लाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक खास हिस्सा, जिसको आज ही के दिन अमेरिका में शामिल तो पहले से किया गया था, लेकिन शिकागो को अलग शहर का दर्जा 12 अगस्त साल 1833 को आज ही के दिन दिया गया था। इशफाक, चलिए जी, ये तो थी हिस्ट्री, यानी तारीख के पस मंज़र में क्या कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू हो रही थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात अफ़गानिस्तान से शुरू करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई धमाका खेज़ हो रही है और हर दिन एक नई खबर और हर सुबह एक नई बात सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानी अफवाज जो है वो लगातार अपनी बेसिस को मजबूत बना रहे हैं, और तालिबान ने मिलिट्री बेस, जो कई मिलिट्री बेसों को अपनी तहवील में ले लिया है। और ये खबर जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तलु जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी अफ़गानिस्तान की है, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है। साथ साथ जो ज़राया ब्लॉग है अफ़गानिस्तान का, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है, वो लगातार कई तस्वीरें और कई वीडियोस भी जारी कर रहे हैं, जिसके बाद आलमी इदारे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तालिबान ने कई अहम और हसास इलाकों के अंदर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। और कल एक अहम पेशरफ्त के तौर पर कुंदूज़ इलाके के अंदर, जो कुंदूज़ सूबा है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है, एयरबेस है, उसको भी अपनी तहवील में ले लिया। और जो कुंदूज़ के अंदर अफवाज थे, अफ़गान अफवाज थे, उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है ऑफिशियली। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है लगातार, क्योंकि अब उनकी सीधी सी नज़र जो है वो काबुल पर भी रहेगी, मरकज़ पर रहेगी और आसपास के इलाकों के अंदर भी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने एयरपोर्ट जो कुंदूज़ का है वहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया है, और वहाँ पर मास सरेंडर हुआ है अफ़गान आर्मी का। ये बड़ी बात हो रही है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाद में वहाँ से वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं, खुद वहाँ से वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। फुटेज जो दिखाई जा रही है उसमें साफ ये दिख रहा है
कि तालिबान के जो कमांडर हैं उन्होंने मकामी आबादी में जाकर बाद में इस बात का ऐलान किया कि तालिबान ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब शरिया कानून का बाज़ाब्ता तौर पर निफाज हो गया है। कल तालिबान हुकूमत की तरफ से तालिबान के जो फौजी कमांडर्स है कंदूज इलाके के अंदर, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ इस बात के लिए भी इजाज़त दे दी गई है कि जो ज़राया अबलाग है वो ज़ाब्ता इखलाक पर काम करेंगे और जब ज़ाब्ता इखलाक की वजाहत कर दी गई तो कहा गया कि इस्लामी दायरे के अंदर ही रिपोर्टिंग करने की इजाज़त होगी, उसके बाहर जो गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस तरीके की बन रही है। रात देर गए अफ़गान का जो आर्मी चीफ है उन्हें तब्दील किया गया, वज़ीर ख़जाना अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। महदूद इलाके के अंदर अब जो मुंतखबा हुकूमत वहाँ अफ़गानिस्तान की साबिका हुकूमत जो अब आहिस्ता आहिस्ता बनने जा रही है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कमज़ोर हो रही है, लेकिन तालिबान हर गुज़रते दिन के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है। और जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है तो अफ़गानिस्तान के जो सदर है अशरफ गनी और उनके दीगर लोग जो हैं वो लगातार पाकिस्तान पर सवाल उठा रहे हैं और उनका मानना है कि पाकिस्तान बराह रास्त मदद कर रहा है तालिबान की। जबकि कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो लोग हाईजैक करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अमल प्रोसेस को और जिस तरीके की सूरत हाल वो पैदा कर रहे हैं उस पर उनकी गहरी नज़र है और बहुत जल्द वो एक बड़ा बयान भी जारी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अफ़गानिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान भी कल पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किया गया। तो बहरहाल ये बड़ी बात जो हम आपको बता रहे थे कि फ़िलहाल फुटेज जो आ रही है जो फैज़ाबाद का इलाका है, फराह शहर है, वहाँ से फुटेज आ रही है और शरिया कानून नाफिज करने की बात कल रात देर गए ही आई है। तो फिलहाल खबर अफ़गानिस्तान से यही कुछ बड़ी आ रही है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आसिफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको इंटरनेशनल जाविये से देखते हैं तो भारत का भी इस पर एक अहम रोल बनता है और भारत इस पर गहरी नज़र रख रहा है। और यही वजह है कि अब जो दूसरी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज कतर के अंदर एक और इजलास होने जा रहा है जिसमें भारत भी शायद शमूलियत करे। बिल्कुल, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भारत की नज़र है और कतर के अंदर जो इजलास होने वाला है उसमें भारत शिरकत करने जा रहा है। और इससे पहले जो गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ उसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और अमन मुआहिदे के तहत या क़याम अमन के लिए जो कोशिशें पहले से हो रही थी उनको मजीद कैसे ज़मीनी सतह पर अमलाया जा सके, तफसीली तबादला ख्याल इस मीटिंग के दौरान हुआ। लेकिन आज की मीटिंग कल की मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर भारत की तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा और साफ बात कि अफगानिस्तान के अंदर जहां पर जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, तकरीबन 68 से 69% तक का हिस्सा और बहुत बड़े इलाके जो सूबाई दारुल हुकूमत है, 13 के करीब तादाद बताई जाती है जिन पर मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त तालिबान ने कर लिया है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर फौज हथियार डालने पर मजबूर हुई है। तो उस सारी सूरत हाल को रिव्यू करने के लिए और मजीद अफगानिस्तान के अंदर आगे अगले 2-3 हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, इस पर आज तफसीली तबादला ख्याल कतर के साथ होने वाला है। और इस मीटिंग में माना जा रहा है कि दीगर अहम ममालिक जो अब तक अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए कलीदी रोल अदा कर चुके हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे, लेकिन भारत की शिरकत भी इसमें काफ़ी ख़ास है। जहां पर आज की सूरत हाल और 2 हफ्ते तक के पहले की जो सूरत हाल थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज एक बार इस पर तफसीलात एक दूसरे के सामने रखकर आगे की हिकमत अमली तय पाएगी। आज की मीटिंग को लेकर मुतलक बिन मजीद जो कतर के स्पेशल एनवॉय है बराए काउंटर टेररिज्म एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता हफ्ता दावतनामा दिया गया था जब वो दिल्ली आए थे और फिर मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा से वो मिले थे। उस दौरान उन्हें दावत दी गई थी कि आज की मीटिंग जो कतर के अंदर होने जा रही है उसमें वो शिरकत करें। अगरचे दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अभी इस खबर की न तो तस्दीक हो रही है और ना ही तरदीद हो रही है, लेकिन बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नुमाइंदगी जो है वहाँ पर होगी। और आज जब ये मीटिंग कतर के अंदर हो रही है तो वहाँ पर कौन से लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है? रूस की तरफ से वहाँ पर प्रेजेंटेशन होगी, रूस वहाँ मौजूद रहेगा। यूएस के स्पेशल एनवॉय बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान के मंदुबीन भी जो है और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस मीटिंग के अंदर रहेंगे। और अल-खतलानी जब गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली आए थे तो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को ब्रीफ भी किया था और उन्हें इस्तदा की थी कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने और कोशिश ये की जा रही है कि पीस डील हो, अफ़गानिस्तान के अंदर एक पीस डील हो बिटवीन अफ़गानिस्तान
अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में। और जो इस वक्त कुश्त खून का खेल अफगानिस्तान के चल रहा है, इसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए। फिलहाल सबकी नज़रें आज कतर पर रहेंगी, जहां पर चीन भी रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, रूस भी रहेगा, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मौजूद रहेंगे और साथ साथ भारत की नुमाइंदगी भी वहाँ पर हो सकती है। तो ये तो बात थी जनाब अफगानिस्तान की। अब आते हैं मुल्की सियासत पर, और मुल्की सियासत की जब हम बात करते हैं तो बात ज़रा ब्लॉग की करते हैं और अवामी राब्ता साइट ट्विटर की करते हैं। ट्विटर ने राहुल गांधी के बाद मजीद 4 कांग्रेसी लीडरों के ट्वीट अकाउंट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव और मानिकम टैगोर, ये वो तमाम लोग हैं जिनके आर्जी तौर पर अकाउंट्स जो ट्विटर हैंडल थे वो बंद हुए। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल कुछ दिन पहले आपको याद है, जिसे लेकर जब खबरें काफ़ी ज़्यादा आई तो अदालत के सामने भी ट्विटर की जानिब से इस पर वजाहत दी गई कि क्यों उनके खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन आज के वक्त में जहां पर अब तक सरकार और ट्विटर के दरमियान तातुल रहा, और तातुल सिर्फ इस बात पे था कि कुछ ऐसे ट्वीट्स आज के वक्त में भी सामने आते हैं जो इंतशार पैदा करने के लिए काफ़ी होते हैं, जहां पर ट्विटर को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इसी तरह के कुछ ट्वीट्स या रीट्वीट्स या इस तरह के कुछ कमेंट्स सामने आए, जिसके बाद 1 दर्जन के करीब कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी इनमें शामिल हैं, जिनके आर्जी तौर पर भी कुछ लोगों के और कुछ लोगों के जो है कंप्लीटली अकाउंट सस्पेंड किए गए, बशमूल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जिस पर अदालत के अंदर ट्विटर की तरफ से वजाहत दे दी गई है। बयान जारी करके बता दिया गया है कि उनका सिर्फ इसलिए अकाउंट बंद किया गया था क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बच्ची के साथ अस्मत रेजी का जो मामला सामने आया था, जिसके बाद उनके घर वालों की तस्वीरें शेयर की गई थी, उनके खानदान की पिक्चर शेयर करने पर कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हुई। लेकिन बाकी लीडरान, जिनमें कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन समेत मुतअद्दिद लीडरान हैं, जिनके आर्जी तौर पर ट्विटर हैंडल्स बंद कर दिए गए हैं। आर्जी तौर पर बंद करने का मकसद अब तक जो है इस पर वजाहती बयान ट्विटर की तरफ से जारी नहीं किया गया है। सिर्फ राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल बंद करने पर इस पर अदालत में जरूर अब तक ट्विटर की तरफ से अपनी सफाई दी जा चुकी है। चलिए जी, ये तो थी ट्विटर की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे। बात जब कांग्रेस की हो रही है तो आपको बताते चले कि सोनिया गांधी का मिशन भी क्या कुछ है और मिशन प्लान के तहत आज और कल के दिन में क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज आज होगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि ऐवान की कार्रवाई 2 दिन पहले मौखर कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, और वहाँ पर ऐवान के अंदर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए आज वो पार्लियामेंट के अहाते के अंदर एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तरफ से ये खबर है, और दूसरी तरफ से खबर ये है कि सोनिया गांधी ने एक बार फिर सरगर्मियां अपनी तेज कर दी है, और माना जा रहा है कि डिनर डिप्लोमेसी का एहतमाम किया जा रहा है, और डिनर डिप्लोमेसी के अंदर उन सभी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को बुलाने की कोशिश की जा रही है जो गुज़श्ता दिनों दिल्ली के अंदर मौजूद थे। अब आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि कपिल सिब्बल ने एक मीटिंग की थी, एक डिनर दिया था, जिस डिनर के अंदर सभी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मौजूद थी, और वो जमातें भी मौजूद थी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खीमे के अंदर मजबूत इकाई के तौर पर पहले मानी जाती थी, लेकिन बाद में वो बाहर आई, जिनमें शिरोमणि अकाली दल भी है। तो उन्होंने कांग्रेस कल जब मीटिंग हुई थी कपिल सिब्बल की, तो वहाँ पर शिरकत की थी, और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी नक्शे कदम पर आगे चलने की कोशिश में है। और कल सोनिया गांधी ने बाज़ाब्ता तौर पर कई लीडरों के साथ तबादले ख्याल भी किया है, और उन्हें इस बात की दरख्वास्त की है कि वो डिनर पर आएँ ताकि हिकमत अमली को तरतीब और तहरीर किया जाए। सोनिया गांधी ने कल जिन लीडरों के साथ बात किया उनमें शरद पवार हैं, ममता बनर्जी है, उद्धव ठाकरे हैं, एमके स्टैलिन है, जिनके साथ कल बात हुई, और माना जा रहा है कि आज दिन में कई और लीडरों के साथ भी तबादले ख्याल किया जाएगा, और जो तारीख है उसका ऐलान रात देर गए तक ज़रूर किया जाएगा, जिसके बाद सोनिया गांधी की रिहाइश गाह पर बाज़ाब्ता तौर पर डिनर होगा, जिसमें 2024 की हिकमत अमली को तय किया जाएगा। अब ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ और इसकी इफादियत क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। कांग्रेस के जाविये से जब आप देखेंगे तो सोनिया गांधी पार्लियामेंट के अंदर आपको बड़ी मानसून सेशन के दौरान बड़ी कम नजर आई, सेहत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस बात को बांप रही है और जांच रही है कि अगर अब की बार भी चूक हुई तो हालात और ख़राब हो सकते हैं कांग्रेस के। इसलिए कांग्रेस मोड में रहे, मिशन में रहे, इसलिए डिनर डिप्लोमेसी का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस डिनर डिप्लोमेसी में कितने लोग आएंगे, लेकिन आज राजघाट पर कांग्रेस का एहतजाज होगा, और एहतजाज सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ है। बात कांग्रेस की थी, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात राज्यसभा में क्या कुछ हुआ है आपको तफसील बताएंगे आसिफ।
बिल्कुल, ओबीसी रिजर्वेशन बिल के हवाले से अपडेट आपको बताएं। लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर भी रिजर्वेशन तरमीमी बिल राज्यसभा में पास हो गया है और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से हंगामा जरूर कुछ मिनट के लिए किया गया, जिसके बीच इस बिल को बिलाखिर मंजूरी मिल गई और अब सदर हिंद रामनाथ कोविंद के दस्तखत का इंतजार है, जिनके पास इस बिल को भेजा जाएगा। लोकसभा में भी इससे पहले आसानी से बिल पास हुआ था, 385 वोट पड़े थे और इसकी मुखालफत में कोई भी वोट नहीं आया था। लेकिन जहां पर कल देर शाम ओबीसी रिजर्वेशन तरमीमी बिल जो राज्यसभा के अंदर अब पेश किया गया था और ऐवान बाला के अंदर भी 105वां आईनी तरमीमी बिल, जिसको न सिर्फ मंजूर किया गया बल्कि 187 वोट इसके फेवर में पड़े, कोई भी वोट इसकी मुखालफत में नहीं गया। और इस बिल के पास होने से अब इसे मरकज और रियासतों को, मरकजी सरकार के पास पहले जो इख्तियार रहते थे वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के पास चले जाएंगे, जिसका मकसद और मतलब ये हुआ कि ओबीसीज की जो लिस्ट तैयार की जाती है पसमानदा तबकों के लोगों के, इन तबकों से वाबस्तगी जिनकी है, वो उनकी एक फहरिस्त तैयार करने का अब रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास इख्तियारात होंगे, जो अब तक मरकज तैयार करता था। अब स्टेट्स और यूटीज तैयार करेंगी जब से बिल अब पास हो गया है और उसके बाद हतमी फहरिस्त तैयार करने के बाद मरकजी हुकूमत को सौंपी जाएगी। इस बिल के तहत अब सरकार उन्हें फवाइद पहुंचाएगी। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सुप्रीम कोर्ट की भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी बात करते हैं, क्योंकि आज और फिर चंद दिनों बाद एक और खबर इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि माना जा रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज सबकदोश हो रहे हैं, उनकी मियाद मुकम्मल हो रही है। जस्टिस RF नरीमन आज रिटायर हो रहे हैं और जब ये रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद अब एक बार फिर वो मामला चला है कि जजों की तकर्रुरी के मामले को लेकर हुकूमत गैर संजीदा है। आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन से लगातार हमने बैक टू बैक आपको खबरें बताई थी, लेकिन फिलहाल जस्टिस RF नरीमन आज रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद 19 अगस्त को जस्टिस नवीन सिन्हा भी रिटायर हो रहे हैं। और इस रिटायरमेंट, दोनों रिटायरमेंट के बाद जब आप देखेंगे जस्टिस नरीमन आज रिटायर हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तादाद जो है वो टोटल 25 रह गई है, जबकि स्ट्रेंथ जो होनी है, यानी कुल मिलाकर 34 जज अपॉइंट होने चाहिए, वहाँ पर होने चाहिए, स्टाफ स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन अपॉइंट जो इस वक्त फिल वक्त काम कर रहे हैं वो 25 हैं और आज नरीमन साहब भी रिटायर हो रहे हैं। और 19 तारीख को जब जस्टिस नवीन सिन्हा साहब भी रिटायर होंगे तो उसके बाद मजीद वैकेंसियां बढ़ेंगी और कुल मिलाकर 10 से 11 जजों की कमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। और ये पहला मौका नहीं होगा। आपको याद होगा कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तकर्रुरी को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया था। उस वक्त हुकूमत और कॉलेजियम के बीच में तनाव भी देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर सूरत हाल वैसी ही बन रही है और अब सबकी नज़रें कॉलेजियम के साथ साथ सरकार पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट पर जहां सबसे ज़्यादा प्रेशर और दबाव इस वक्त केसेस का है, वहां पर जजों की तकर्रुरी हो, तैनाती हो, उस हवाले से किस तरीके से तालमेल बिठाया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जस्टिस रोहतन फाले नरीमन जो है वो आज रिटायर हो रहे हैं और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तैनाती का सवाल भी पैदा हो रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात अब ज़रा उस बड़ी खबर की भी करते हैं जो बहुत पुरानी खबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हवाले से और पूरे मुल्क के हवाले से जब आप इसको देखेंगे तो इसने एक नई रंग और नए तरीके से सामने आई है। खबर सिख मैसेकर की है। जी हाँ नाजरीन, आपको याद होगा कि 36 साल पहले सिख राइट्स हुए थे, सिख मैसेकर हुआ था और उसके अंदर न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर भी मामला आया था और कुछ लोगों की वहां पर भी हिलाकतें हुई थी। और तकरीबन 36 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर SIT को मजीद तेजी के साथ काम आगे बढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया था। और अब खबर यह है कि तकरीबन 36 साल के बाद SIT ने उन मकानों को दोबारा उन जगहों पर जाकर दोबारा से तफ्तीश की है और वहां से टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं जहां पर उस वक्त मैसेकर हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि 36 साल के दौरान तो बड़ी चीज़ें तब्दील हुई होंगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि तेजपाल सिंह जिसकी उम्र 45 साल थी, ये पेशे से बिजनेसमैन था और गोविंद नगर में 1 नवंबर 1984 के दिन उसे जिंदा जलाया गया था। उसके बाद ये फैमिली उस घर को छोड़कर बेचकर चली गई थी, लेकिन जिस कमरे के अंदर, जिस अहाते के अंदर इसको जलाया गया था, इसके अहल खाना के साथ ज्यादतियाँ हुई थी, उसको प्रिजर्व किया गया था, लॉक किया गया था और तब से लेकर आज तक
वहां पर फॉरेंसिक टीमें भी बहुत बार गई है, लेकिन कल जब टीमें गई हैं तो उन्होंने कहा कि बड़ी चीज़ें जो है वो वहां पर मिली है। और अब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक और बड़ी बात जो कही है, उनका मानना है कि जो कमीशन 86 में राजीव गांधी साहब की रॉयट्स के बाद बनाया गया था, उस वक्त उस कमीशन के सामने जिन लोगों ने अपने दस्तावेजात दिए थे, बयानात कलमबंद किए गए थे, उसके बाद सरकार ने उन्हें ट्रेस आउट नहीं करने की कोशिश की, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने उन सभी औराक से गर्द हटा दी है और बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही है। तो 36 साल बाद एक बार फिर वो मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर दिल्ली के अंदर कांग्रेस को काफ़ी धचका बहुत बार लग चुका है। चलिए इस बीच बात जरा हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं, चूंकि एक दर्दनाक हादसा हुआ है और इस पर आपको अपडेट बताएं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब तक कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लैंडस्लाइडिंग, जहां पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गिरा था और यात्री बस के ऊपर गिरा था। 13 लोगों की अभी तक, इस वक्त जब आपको अपडेट कर रहे हैं तो 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 के करीब अभी भी लापता है, इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 14 लोगों को जिंदा बचा लिया है जो जख्मी हैं, लेकिन हालत इंतहाई खराब इनकी भी हुई है। पहाड़ से पत्थर गिरने की जद में जहां पर एक बस आई थी, 2 कारें आई थी और 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की मलबे के नीचे जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, इनमें से 13 लाशें इस वक्त जब 9 बजे के करीब हम आपको अपडेट दे रहे हैं तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रहे हैं। पुलिस है, SDRF है, NDRF है, जिला इंतजामिया की टीमें हैं, किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश का। कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 15 घंटों के बाद, ऑपरेशन के बाद जो कामयाबी अभी तक मिली है, 14 लोगों को जिनको जिंदा बचाया गया है, जो जख्मी हालत में बाहर निकाले गए। और दूसरी बात कि मलबे के नीचे से अब तक 13 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी है, जिनकी तस्दीक हो पाई है, जो लोग अभी तक इस हादसे में मौत के मुंह में चले गए। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से। अब जम्मू कश्मीर की खबरों पर आने से पहले जरा आपको सफरी पाबंदियों के हवाले से भी एक बार फिर बताते चले। कनाडा का बड़ा बयान सामने आया और कनाडा ने भारत से आने वाली सभी परवाजों पर या भारत की ओर जाने वाले परवाजों पर फिलहाल डायरेक्टली पाबंदी आयद कर दी है। और कनाडा की तरफ से रात देर गए ये बयान जारी कर दिया गया और सितंबर 21 तक, यानी 21 सितंबर तक कोविड के पेश नज़र फिलहाल कनाडा के लिए बराह रास्त या कनाडा से बराह रास्त दिल्ली के लिए कोई भी परवाज नहीं आएगी। और कनाडा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कल ये ऐलान कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी शख्स को बराह रास्त कनाडा आने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत कनाडा की तरफ से ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब दुनिया भर के अंदर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता करके सेट प्रोटोकॉल के तहत ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन कनाडा ने बड़ा फैसला लिया है और उनका मानना है कि फ़िलहाल वो हालात को देखेंगे और 21 सितंबर तक किसी को भी बराह रास्त फ्लाइट के ज़रिए से कनाडा आने या कनाडा से दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ अहम फैसले आने वाले दिनों के अंदर हो सकते हैं, जिसका इशारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान और मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इकदाम से हो रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि 24 तारीख को जब दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो एक अहम मामला सियासी जमातों की तरफ से सरकार के नोटिस में लाया गया और वो मामला था जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ जेलों में जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर, चाहे वो कोई सियासतदान हैं या इनके अलावा भी लोग हैं, उनको रिहा किया जाए, पैरोल पर रिहा हो सके या फिर केसेस खत्म किए जाएं। ये मामला सरकार के नोटिस में लाया गया था, लेकिन अब ज़ेरे हिरासत सियासतदानों के केसेस का एक एक करके जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है और इसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के अंदर होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शालीन काबरा करेंगे। ये कमेटी, इसका काम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जितने भी जो ज़ेरे हिरासत सियासतदान हैं या इस तरह के केसेस हैं आज के वक्त में जो मुक़ीद हैं, उन तमाम लोगों की डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, सामने लाएंगे और किसके केसेस में क्या फर्दर प्रोसीडिंग हुई है, वो तमाम चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक होंगी। बल्कि मिलिटेंसी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम जिन पर है या प्रूव हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त हो सकती है, उनकी रिहाई
मुमकिन नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान उस मीटिंग के बाद जो जम्मू कश्मीर के तमाम सीनियर अफसरान के साथ उनकी तरफ से ली गई। इसके अलावा यहां पर जब ज़ेरे हिरासत सियासतदानों की केसेस का जायजा लिया जाएगा तो आज के वक्त में भी इस तरह के केसेस सरकार के मुताबिक वो लोग जो बंद हैं मुख्तलिफ जेलों के अंदर, जिन पर न सिर्फ इल्ज़ाम यह है कि मिल्टन 2 की बराह रास्त मदद की है, बल्कि खुद भी मिलिटेंसी से उनका कोई नाता था या नाता आज के वक्त में है, उन तमाम लोगों के खिलाफ राहत की कोई खबर नहीं है। उनकी रिहाई नामुमकिन आज के दिन में भी है इंतजामिया के मुताबिक। 26 जून को ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी। वजीर आजम की सदारत में यह मीटिंग हुई थी और उस वक्त गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है PAGD, उनकी तरफ से वजीर आजम के सामने इस बात का मुतालबा रखा गया था कि सियासी कैदियों की रिहाई हो। और उसी वक्त जो सियासी कैदियों की फहरिस्त दी गई थी तो उसमें यह कहा गया था कि 97 से 98% सियासी कैदियों की, जिन्हें 5 अगस्त की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनकी रिहाई हो चुकी है। और जो लोग गिरफ्तार हैं वो बराह रास्त या बिलवास्ता मिलिटेंसी के केसेस में है और इनके ऊपर किसी तरीके की रियायत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इस बात पर बज़िद रहा कि CBM के तौर पर रिहाई हो। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने जब मुख्तलिफ लीडरों से पूछा था कि कितने लोग बंद हैं, उनके पास भी कोई जवाब इसका नहीं था। बहरहाल सरकार ने अब यह फैसला ले लिया है कि एक हाई पावर कमेटी बना दी है और यह हाई पावर कमेटी होम सेक्रेटरी की सदारत में बनाई गई है और इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया है कि जो लोग, जिन केसेस को रिव्यू किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स या पॉलिटिकल पर्सनों के लोगों को जो किसी उस इक़दाम में मुलव्वस नहीं है जो रास्त मिलिटेंसी के साथ हो, यानी उनका हवाला के साथ कोई संबंध ना हो, मिलिटेंसी के साथ कोई संबंध ना हो, पॉलिटिकल डिटेंशन अगर उनकी है तो उनकी रिहाई हो सकती है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर शालीन काबरा को यह काम जो है वो सौंप दिया गया है। और उसके साथ साथ कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक और बात अपनी साफ कर दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल कानून का इतलाक है और डोमिसाइल हासिल करने वालों की तादाद हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है और फिलवक्त 4 से 4.5 मिलियन डोमिसाइल्स बांट दिए गए हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी कल बड़ी बात जो एक रिव्यू मीटिंग हुआ था उसके अंदर जो है वो सामने रखी गई है। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म का मंशा जो है वो बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों को जीतना है और यही वजह है कि हर दम कोई नई बात और नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए कमेटी बना दी गई है, देखना होगा कि कितने रिलीज होंगे। दूसरी बात, डोमिसाइल कानून का निफाज ऑलरेडी है और उसमें 4.5 मिलियन डोमिसाइल्स दे दिए गए हैं, इजरा कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ साफ ये कर दिया गया है कि मिलिटेंसी के मददगार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो इस जुमरे में नहीं आएंगे कि उन्हें माफ़ी दी जाए। तो ये बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि कमेटी को बनाया गया। अब चलते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात जम्मू कश्मीर की जब हो रही है तो आपको ये भी बताते चले कि मरकज़ी हुकूमत ने एक और वजाहत दे दी है और वजाहत देते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि ज़ेरे काश्त ज़मीन यानी एग्रीकल्चर ज़मीन जो है सरकार उसे दे सकती है तरक्याती कामों के लिए। एक बड़ा फैसला ये है, न सिर्फ तरक्याती कामों के लिए बल्कि NGOs और दीगर ट्रस्टों के लिए भी सरकार उस ज़मीन को लेकर दे सकती है। ऐवान के अंदर वजारत दाखिला की तरफ से जवाब दिया गया है, बल्कि जानकारी भी दी गई है। एक तो ये कि वादी में मुहाजिर जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी जायदादों की बहाली कितनी हुई है वो भी तमाम डिटेल्स रखी गई हैं पार्लियामेंट के सामने। लेकिन दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को क्या ये इख्तियारात हैं कि वो फलाही कामों के लिए, फलाही मकसद के लिए ज़मीन की मुंतकली का इख्तियार रखती है या नहीं। इस सवाल के जवाब में साफ कर दिया गया मरकज़ी सरकार की इस बात की बल्कि यकीन दहानी कराई गई कि वादी में कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं वतन के या कश्मीरी पंडित जो तारकीन वतन हैं उनकी आबाई जायदादों की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पहले तो ये यकीन दहानी ऐवान के अंदर कराई गई। दूसरी बात, मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से जो जवाब दिया गया, जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत को या इंतज़ामिया को फलाही मकासद के लिए ज़मीन की मुंतकली का इख्तियार है। जहाँ पर फलाही कामों के लिए कोई मराकज़, किसी तरह का सेंटर या कोई और काम किया जाना हो तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के पास ये राइट्स हैं, ये इख्तियारात आज के वक्त में हैं।
सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि नहीं, वो अपने- मोटी बात ये माने कि कल मरकजी वजारत दाखिला ने इस बात की वजाहत कर दी कि ज़ेरे काश्त ज़मीन यानी एग्रीकल्चर लैंड को सरकार मुंतकिल कर सकती है, और ये जब मुंतकिल ट्रांसफ़र करेगी तो पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए उसकी भी वजाहत जो है वो कर दी गई है। पब्लिक पर्पज़ के लिए ज़मीन को दिया जा सकता है। और फिर मिसाल के तौर पर ये भी हमारे सामने होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग ली थी उसमें 278 कनाल ज़मीन जो है वो सरकार ने अपनी तहवील में ले ली और बाद में वहाँ पर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाने का फैसला भी लिया। और ये जो 278 कनाल 278 कनाल ज़मीन जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फ्लैट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी तारीखी वतन के लिए, यानी उन लोगों के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर से हिजरत की, पंडित फैमिली के लोग जो हैं, और उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2500 एकोमोडेशंस जो है वो बनाई जाएंगी ताकि वो वहाँ पर रह सके। तो ये जो कानून के तहत ये ज़मीन ली गई है उसी का इशारा मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया कि मुल्क के अंदर जो कानून नाफिज है उसी कानून की रूह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80,000 करोड़ रुपया का डेवलपमेंटल पैकेज का ऐलान किया था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें रिलीफ जो था वो फ्लड रिलीफ भी था, रिकन्स्ट्रक्शन था, फ्लड मैनेजमेंट था, उसके लिए अलग अलग काम दिए गए थे। और उसी में से एक मद ये भी था कि जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं उनकी बाज़ाबादकारी हो। तो बाद में वो ज़मीन वाला मामला रह गया था। तो यहाँ पर सरकार ने जब होम मिनिस्टर ने जब ये बात कही कि एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ किया जा सकता है, तो मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताया कि किस तरीके से लैंड को यूज़ किया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि ज़ेर काश्त ज़मीन को सरकार ले सकती है और फलाही काम या रिसोर्सेज के लिए या पब्लिक पर्पज़ के लिए उसे इस्तेमाल कर सकती है, वजाहत दे दी है मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि 15 अगस्त की डेडलाइन जो दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, उस डेडलाइन पर कितना काम हुआ है और क्या वाकईतन जो डेडलाइनें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज तक दी क्या वो पूरी हो पाई हैं? अगर नहीं हो पाई है तो जिम्मेदार कौन? छोटे से ब्रेक के बाद।